आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक संसाधन और विकास से अध्याय 1 संसाधन के अंतर्गत भाग 2 में चर्चा करेंगे संसाधनों के प्रकार की। गत वीडियो आपने देखा जिसके अंतर्गत हम चर्चा कर चुके हैं संसाधन की परिभाषा, उसकी विशेषताओं के बारे में जाना। बच्चों, आप जान चुके हैं कि संसाधन पृथ्वी पर मनुष्य को उपहार स्वरूप प्रदान किए गए हैं, या कह सकते हैं ये निःशुल्क प्रदान किए गए हैं, बशर्ते मनुष्य ने अपने ज्ञान, कौशल, बुद्धि, विवेक और प्रौद्योगिकी से उन्हें क्या बनाया है, प्रयोज्य बनाया है या उपयोगी बनाया है। हमने पेटेंट के बारे में पढ़ा और आज चर्चा कर रहे हैं संसाधनों के प्रकार की। तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार। देखते हैं संसाधनों के प्रकार। ये देखिए, सहूलियत के आधार पर संसाधनों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव संसाधन, यानी कि मानव स्वयं में एक बहुत बड़ा संसाधन है जिसके बारे में भी बारीकी से हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संसाधन जो है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, नाम से पता लग रहा है कि ये प्रकृति के द्वारा प्राप्त हैं, यानी कि प्राकृतिक हैं। जैसे प्रकृति में मिले वैसे के वैसे आप इनको कोई प्रसंस्करण नहीं करना, कोई बदलाव नहीं करना, ऐसा कैसा इसको काम में ले लीजिए। सोचिए क्या क्या है। सूर्य की ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल है, मृदा है, जंगलात हैं, वन हैं। ये सारे के सारे अनगिनत ऐसे प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर मौजूद हैं जिनका हम ऐसा कैसा प्रयोग में उनको काम में ले सकते हैं। देखिए, ये हैं इसके अलग अलग आप रूप देख सकते हैं। सूर्य ऊर्जा है, फॉरेस्ट है, जंगल हैं, खनिज संसाधन है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, जानवर है, पशुधन है, वायु है और खनिज तेल है, जल है, मृदा है। अब इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे संसाधन आपको देखने को मिले प्राकृतिक, परंतु इसमें भी एक अंतर देखने को मिल रहा है। अगर हम देखते हैं सौर ऊर्जा को, तो सौर ऊर्जा जो है उसका अपना जो भंडारण है वह असीमित है। किसकी तुलना में? कोयले की तुलना में, खनिज तेल की तुलना में, प्राकृतिक गैस की तुलना में। ये देखिए, ये सौर ऊर्जा है। आप सभी जानते हैं पृथ्वी पर एकमात्र ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूरज से हमें प्रकाश मिलता है, ऊर्जा मिलती है, और उसी पर आधारित पेड़ पौधे हैं। वहीं पर आप ये देखें स्थल मंडल पे खनिज मौजूद हैं बहुत सारे, और वहीं पर उन्हीं से निर्भर पशुधन है, वायु मौजूद है। ये सब असीमित है। परंतु अगर नीचे देखें खनिज तेल है, इसको अगर देखें तो यह असीमित नहीं है, सीमित मात्रा में है। इसके कैलकुलेटेड भंडार हैं जिसको हमने आकलन कर लिया है कि कितने समय तक पृथ्वी पर तेल के भंडार मौजूद हैं, आने वाले 50 साल तक या 100 साल तक। कहने का मतलब है कि इसी आधार पर हम प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में और विभाजित कर सकते हैं। पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। डिटेल में एक एक करके इन पे बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संसाधन की क्या परिभाषा है। साधारण शब्दों में आपने जान लिया है कि प्रकृति से जो भी प्राप्त हुआ ऐसा का ऐसा हम उसे उपयोग में ले लें, बिना कोई रद्दो बदलाव, कुछ परिवर्तन किए बिना। देखिए, लिखिए आप लोग, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक हैं और अधिक शोधन के बिना उपयोग में लाए जा सकते हैं, यानी कि उनका प्रसंस्करण, उनको शोधन नहीं करने की आवश्यकता है, वह क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण आप देखिए, जैसे वायु है, नदियां हैं, झीलों का जल है, मृदा है और खनिज हैं। ये सभी इस चित्र में भी दिखाया गया है। पशुधन आप देख रहे हैं, खनिज संसाधन देख रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें जो किससे संबंधित हैं? ये प्राकृतिक संसाधन से संबंधित है। आगे देखते हैं, सभी संसाधनों में हमें प्रकृति से उपहार स्वरूप निःशुल्क प्रदान किए गए हैं। ये इसकी परिभाषा भी है
कि जो भी संसाधन है वह निःशुल्क प्रदान किए गए हैं प्रकृति के द्वारा, जिन्हें सीधे ही उपयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। ये एक शर्त है कि हमें अगर प्रकृति से कुछ भी उपलब्ध हुआ है, जो भी संसाधन है, जैसे जल उपलब्ध हुआ है, हम उस पे जल पे अपनी तकनीक या प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके जल विद्युत बना सकते हैं, जिसके बारे में हमने जाना। हम सिंचाई के रूप में उसको काम में ले रहे हैं, पीने के रूप में काम में ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो जल के बिना संभव नहीं है और उसे हम दिन रात उसका दोहन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम तकनीक के माध्यम से उसको बहुत ज़्यादा परिष्कृत और बेहतर बना सकते हैं। जो बात यहाँ लिखी है, औजार या प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से खनिजों को और बेहतर बनाया जा सकता है। आप ये देखें कि जंगलात से या फॉरेस्ट जो एरिया है वहाँ से हमें लकड़ी प्राप्त होती है। उस लकड़ी को आप सीधे ईंधन के रूप में काम में ले सकते हैं, परंतु उस लकड़ी से अगर आपको फर्नीचर बनाना है तो आपको कारपेंटर की जरूरत होगी, और कारपेंटर उसको क्या करेगा, विनिर्माण करेगा, उसको नया रूप देगा। अब आप ये देखिए, वह जैसे जैसे परिष्कृत होती जाएगी उसका रूप परिवर्तन होता जाएगा, वह मूल्यवान बनती जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग निर्धारित होगा। तो ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्राकृतिक संसाधनों को हम प्रौद्योगिकी या औजार के माध्यम से, या विनिर्माण एक शब्द इस्तेमाल में ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, जिसके माध्यम से हम उसके रूप में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, उसे और ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं। आगे देखते हैं। ये है नवीकरणीय संसाधन, यानी कि जो संसाधन हमने प्राकृतिक पढ़े उसी के अंतर्गत बहुत सारे पढ़े। आप ये देखेंगे बहुत सारे संसाधन थे, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। पशुधन है, खनिज तेल है, फॉरेस्ट एरिया है और खनन कार्य हो रहा है, ये जल स्रोत है, ठीक है। इस तरीके से आप ये देखिए सौर ऊर्जा प्राप्त की जा रही है। ये सब प्रकृति से ऐसे कैसे प्राप्त हुए हैं, परंतु उसको हमने फिर बदलाव कर दिया उन स्रोतों से। कैसे, देखिए कुछ को हमने कहाँ रखा है, किसकी श्रेणी में, वो नवीनीकरण की श्रेणी में रखा है। नवीनीकरण मतलब जिसको रिन्यू किया जा सकता है, वापस से काम में लिया जा सकता है। रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं इसको, जो कि क्या है, असीमित मात्रा में उपलब्ध है। मतलब जिनको अगर आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी मात्रा पृथ्वी पर उनकी व्याप्त है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के रूप में जाने जाते हैं। अक्षय जिनकी कोई सीमा नहीं है। लंबे समय से पृथ्वी की उत्पत्ति जब से हुई है, 4.6 अरब साल पहले, 3.5 अरब साल पहले जीवन आया, महासागरों में आया। तो वहां से अगर आप ये देखें तो किस तरीके से प्रकृति के जो संसाधन है वह असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, और तब से हम इनको अलग अलग रूपों में इस्तेमाल में लेते आ रहे हैं। देखिए, वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, यानी कि नवीकृत मतलब उनको रिन्यू किया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है। पुनः पूरित का मतलब होता है रिप्लेनिस्ड कहते हैं। पुनः पूरित, वापस से उनका पुनः भरण किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत कुछ संसाधन क्या है, असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। यहां पर हम बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। बात क्या बताई गई है खास, कि प्राकृतिक संसाधन तो हैं परंतु उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि मानव एक महत्वपूर्ण कारक है जो पृथ्वी पर रद्दो बदलाव करता है, बदलाव में उसकी अहम भूमिका होती है। अब आप ये देखिए, सौर ऊर्जा जो सूर्य से मिल रही है वह प्रकाशमान है, उसका एक निर्धारित समय है, दिन है, उसके बाद रात है। तो आप ये देखिए, दिन में जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है वह उसे संचय कर सकता है सोलर
पैनल्स के माध्यम से, सौर बैटरियों के माध्यम से। परंतु सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसको सीमित नहीं कर सकता, उसको व्यवधान नहीं डाल सकता है। इसी तरीके से है पवन ऊर्जा, वह भी अनवरत है। तो ये दोनों में मानव का प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा। परंतु यहां पर मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूं कि आप अगर इनसे तुलना करें कि जल है, मृदा है, वन है, इनको आप ये देखिए, ये तीनों ही चीजें ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? नवीकरणीय के अंतर्गत ही आते हैं, रिन्यूएबल कहलाते हैं। परंतु इन पे मानव का प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, जल है, जल प्रदूषण आपने सुना है, जल का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। मतलब अगर उसको प्रदूषित मतलब उसकी रासायनिक जो गुण है वो विकृत हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। इंडस्ट्री से जो पोल्यूटेंट आ रहे हैं, औद्योगिक से, और इसके कारण वो प्रदूषित हो रहा है। इसी तरीके से मृदा प्रदूषण हो रहा है। मृदा में इस तरीके के खाद डाले जा रहे हैं। खाद में भी आप करें, जैविक खादों की यहाँ बात ना करेंगे, रासायनिक खादों की बात करेंगे। रासायनिक खादों से उनका पीएच मान बिगड़ गया है। जो 6 से 7 का न्यूट्रल रहता है, जिस पे हम खेती कर सकते हैं, वह मान खराब हो चुका है। तो वो खेती योग्य भी नहीं है। यानी कि प्रकृति से तो प्राप्त थे, परंतु मानव ने अपने प्रभाव से इन संसाधनों को क्या कर दिया है? विकृत या इनके रूप को परिवर्तित कर दिया है। इसी भांति वन है, जंगलों का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। जंगलों में ही वन्य जीव भी रहते हैं, वो भी एक संसाधन है। परंतु अब ये सब निर्भरता है, वन है तो वर्षा है, वर्षा है तो जल है, जल है तो पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधे हैं तो मृदा उर्वरक है। यानी कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परंतु मानव ने अपने प्रभाव से इनको बिगाड़ दिया है, जिसके बारे में आगे संरक्षण पे और चर्चा करेंगे। अगला बिंदु है अनवीकरणीय संसाधन। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। अनवीकरण मतलब यहां पर जो बात हम कर रहे थे, पुनः नवीकृत, ये बात। और अब यहां पर देखिए क्या अंतर है। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, जहां नवीकरण संसाधनों का हमने पढ़ा था कि जो असीमित मात्रा में है, और अनवीकरण क्या देख रहे हैं? भंडार कैसा है? सीमित है, कैलकुलेटेड है। हर चीज कैलकुलेट करके बताई गई है कि आने वाले समय तक कोयला कितना उपलब्ध है, खनिज तेल कितना उपलब्ध है, गैस कितनी उपलब्ध है, हर चीज कैलकुलेटेड है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यानी कि कोयला बनने की प्रक्रिया क्या है? कोयला एक जीवाश्म है, खनिज तेल जीवाश्मों में प्राप्त होता है। तो कोयला बनने की प्रक्रिया है जब वनस्पति संसाधन, जंगलात जमीन में दफन हो जाते हैं, हजारों साल बाद वह कोयले के रूप में अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अब आप ये देखिए, यह जो प्रक्रिया है यह कोई कुछ समय की नहीं है, 10 साल 20 साल की नहीं है। इसके लिए 100 साल नहीं, हजारों सालों का समय लगता है, और मानव की आयु मात्र 100 वर्ष है। अब आप ये देखिए कितनी पीढ़ियां गुजर जाएंगी। तो अगर बुद्धिमत्ता पूर्ण इन संसाधनों का उपयोग नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। तो क्या जाना कि जो अनवीकरणीय संसाधन है, जिन्हें नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, ये इनके भंडार क्या है? सीमित हैं। इन्हें नवीकृत या पुनः पूरित होने में क्या लगता है? समय लगता है। समय कितना? हमने पढ़ा हजारों वर्षों से भी अधिक समय लगता है इसमें। ये देखिए, इसके उदाहरण है, नोट कर लीजिए। कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। आप ये देख रहे हैं, ये सब एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिनकी आज के समय में देखें तो अंधाधुंध इनका दोहन किया जा रहा है, और देश एक के बाद एक विकसित राष्ट्रों में बदलते जा रहे हैं। आगे देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब जो हमने प्राकृतिक संसाधन पढ़े, नवीकरणीय पढ़े, अनवीकरणीय पढ़े। अब इन संसाधनों को अगर हम देखें तो पृथ्वी पर इनका जो वितरण है वह समान रूप से नहीं है। आप राजस्थान में देखिए, राजस्थान की तुलना तमिलनाडु से कीजिए या छोटा नागपुर पठार के इलाके से कीजिए, वहां देखेंगे तो छोटा नागपुर पठार जो है वो खनिजों का रूर कहलाता है, रूर प्रदेश कहलाता है। रूर का मतलब होता है जो छोटा नागपुर का पठार है,
छोटा नागपुर का जो पठार है, ये पठार है, ये भारत का क्या कहलाता है? भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। रूर प्रदेश। रूर कहां पर है? ये जर्मनी में है स्थित। जर्मनी में खनिजों के लिए, लोहे के लिए काफी प्रसिद्ध इलाका है और बहुतायत में छोटा नागपुर में खनिज पाए जाते हैं, इसलिए छोटा नागपुर को भारत का क्या कहा जाता है? रूर प्रदेश कहते हैं। इसी भांति जैसे राजस्थान को देखें तो राजस्थान भी खनिजों का अजायब घर है, परंतु राजस्थान में जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका दोहन अभी उतना नहीं हो पाया है। कारण क्या है? राजस्थान की जलवायु, छोटा नागपुर की जलवायु में काफी परिवर्तन है। राजस्थान में देखेंगे तो जलवायु दिन में तापमान अधिक 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, रात में शून्य के पास पहुंच जाता है, यानी कि दोनों में काफी बदलाव देखने को मिलता है। इसी तरीके से छोटा नागपुर है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल के इलाके हैं, बिहार के इलाके हैं, वहां पर ऐसी जलवायु सामान्य रहती है, इतने बदलाव नहीं देखने को मिलते। इसी तरीके से आप देखेंगे पहाड़ी इलाकों में अगर आप चलें तो वहां पर जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, हिमालय वाली बेल्ट में सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानें बहुत सारा उपलब्ध है। इसी तरीके से प्रायद्वीपीय पठार में देखेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार में बहुत सारे खनिज उपलब्ध होते हैं। लोहा है, मैग्नीज है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, बहुत सारे बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है, तो ये बहुत भारी मात्रा में है। यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, आप ये प्रायद्वीपीय भारत को अगर देखें, ये जो भाग है, ये जो इलाका है प्रायद्वीप, क्योंकि इसकी भौगोलिक संरचना क्या है? ये आग्नेय शैलों का बना हुआ है, आग्नेय शैलों का बना हुआ है। तो आग्नेय शैल जो होते हैं, आग्नेय शैलों में ही क्या है? सबसे ज्यादा खनिज मौजूद होते हैं। तो आप ये देख रहे हैं भारत की बनावट अगर देखें तो उत्तर में विशाल हिमालय है, मैदानी इलाका है, पश्चिम में रेगिस्तान है, पूर्व में जंगलात हैं, दक्षिण के अंदर प्रायद्वीपीय पठार है जो खनिजों से आवृत है, तो कहने और तटीय मैदान है। तो इस तरीके से भूभाग की भौगोलिक संरचना भी खनिजों के वितरण को आप देख रहे हैं प्रभावित कर रही है। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जा रहे हैं। तो वही चीजें हैं भूभाग, जलवायु, ऊंचाई। ऊंचाई के साथ साथ वनों की उपलब्धता भी क्या होती है? सीमित होती जाती है। हमने देखा कि जो विषुवत रेखा के पास है वहां पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, जिन्हें इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसी तरीके से थोड़ा ऊपर कर्क रेखा पे चलेंगे तो उपोष्ण कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे, मानसूनी वन कह दीजिए आप। इससे ऊपर चलेंगे तो शीतोष्ण वन, जिन्हें कोणधारी वन कहा जाता है। और ऊपर चलेंगे 66.5 डिग्री से तो हमने पढ़ा कि वहां पर सिर्फ सीमित मात्रा में वनस्पति, जैसे लाइकन है, मोस है, या काई कह दीजिए, इस तरीके की वनस्पति, या आप कह सकते हैं टुंड्रा वेजिटेशन वहां पर पाई जाती है। तो इस आधार पर आप ये देख रहे हैं जैसे जैसे उनकी स्थिति बदलती जा रही है भौगोलिक रूप से, वह संसाधनों के वितरण को क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है। अन्य भौतिक कारण है इसमें हो सकते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर इन कारकों के विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का क्या है? वितरण असमान पाया जाता है। सामान्य रूप से सब जगह उपलब्ध नहीं है, अलग अलग जगह इसका वितरण देखने को मिलता है जो कि असमान है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है किसका? रिसोर्सेज का। आगे देखते हैं मानव निर्मित संसाधन। संसाधन हमने पढ़े प्रकृति से हमें प्राप्त हुए तो वो प्राकृतिक संसाधन हो गए। अब प्रकृति से कोई संसाधन हमें प्राप्त हुआ, जैसे लोहा प्राप्त हुआ, तो लोहा प्रकृति से खनिज के रूप में, खनिज लोहा अयस्क के रूप में प्राप्त हुआ। प्रकृति से कैसे प्राप्त हुआ? अयस्क के रूप में, अयस्क, या फिर आप उसको ओर कह सकते हैं। और तो अब लोहा है, जैसे हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है, सिडराइट है, अलग अलग प्रकार है। कोयला है, एंथ्रासाइड है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, अलग अलग तरीके के पीट है। ये कोयले के अलग अलग प्रकार हैं, लोहे के अलग अलग प्रकार हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि इन प्रकारों में अगर आप देखें तो इसको पहचान किसने की कि ये हेमेटाइट किस्म का लोहा है, ये एंथ्रासाइट किस्म का कोयला है। तो इसको पहचान करने में योगदान किसका है? मानव का। मानव ने उसको पहचाना ज्ञान के माध्यम से, कौशल के माध्यम से। और क्या पहचान करी? जो मिनरलोजिस्ट है, खनिज
वेता है, भूगर्भ वेता है, भूगर्भ शास्त्री है, उसने इस चीज की आंतरिक संरचना को पढ़कर इनके बारे में जाना और फिर उसने बताया कि इन संसाधनों को हम इस श्रेणी में रखें और इनका हम प्रसंस्करण कर कर इसको मानव के उपयोग में और ज्यादा। तो मानव निर्मित लोहा अब खनन से प्राप्त हुआ, वहां से उसका इस्तेमाल क्या हुआ, वहां से हमने उसको लोहे में तब्दील किया, जैसे रोट आयरन बनाया जिसको पिटवा लोहा, ठोस लोहा भी कह सकते हैं, भट्टियों में गया, वहां भट्टियों में फर्नेस में वो तैयार हुआ और उसके बाद हमारे पास उसकी रॉड्स बनी या बर्तन बने या लोहे के बहुत सारे उपकरण, यानी कि कह सकते हैं एक राष्ट्र के विकास में कील से लेकर अगर एक जहाज तक का निर्माण है तो उसमें लोहे की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि इस तरीके से अगर आप देखें तो ये सभी किसके परिणाम स्वरूप बन पा रहे हैं, ये मानव के द्वारा संभव हो पा रहे हैं। तो अतः इन्हें कह देते हैं मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। इसी के अंतर्गत मानव ने पुल बनाए हैं, वाहन बनाए हैं, मशीनें बनाई हैं और प्रौद्योगिकी यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वह इंसान का सबसे बड़ा कमाल है। टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से ही तो वह क्या कर रहा है, खनिजों का प्रसंस्करण कर रहा है, उसके रूप यानी कि उसको और मूल्यवान बना रहा है। आप ये देखिए, ये सब मानव निर्मित है। आप ये देख सकते हैं, ये सभी चित्र जो संबंधित हैं ये मानव ने, ये पुलों का निर्माण है, परिवहन के साधनों का है, वस्त्रों का निर्माण है, संचार के साधनों का निर्माण है, यातायात के साधनों का निर्माण है, बहुमंजिला इमारतें हैं, मुद्रा है, ये सभी, और मनोरंजन के साधन हैं, ये सभी बहुत सारे उदाहरण आप लिख सकते हैं। यानी कि आपके आजू बाजू आप नजर दौड़ाइए, आपके घर में जो भी चीज उपलब्ध है वह सब किसने बनाई है, मानव ने ही तो बनाई है। तो वह सब किस में आएगी, मानव निर्मित संसाधन। अब आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए क्या है। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जहां प्राकृतिक में हमने बात किया मूल रूप है, मूल रूप जैसा है वैसा का वैसा बिना बदलाव किए हम उसे काम में ले रहे हैं, ज्यादा बदलाव नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट भी काम में ले रहे हैं। यहाँ मूल रूप में क्या कर दिया गया, परिवर्तन। लोहा अयस्क था, खनन से निकला, फैक्ट्री में आया, गलाया, गलाने के बाद उससे कार बना दी, रेल की डब्बे बना दिए, पटरियां बना दी, तो ये क्या हो गया, बदलाव हो गया। तो यही चीज इसमें महत्वपूर्ण है, मूल रूप क्या किया जाता है, मानव निर्मित में बदल दिया जाता है। जैसे लोहा अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था, तब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। क्लियर। अगला है, लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने के लिए करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। मतलब बहुत सारे संसाधनों के, प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदल दिया किसने, मानव ने। और वो किसकी श्रेणी में जाने जाते हैं, वो मानव निर्मित ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। आगे देखते हैं, प्रौद्योगिकी की मैंने बात की थी। टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण चीज है जो मानव ने ही सृजित की है, मानव ने ही बनाई है, और उस टेक्नोलॉजी के बल पर ही आज तीव्रता यानी कि पूरी जगह संचार क्रांति है, परिवहन क्रांति है, स्पेस तक पहुंचना सब किसके कारण संभव हो पाया है, ये टेक्नोलॉजी के कारण। आप ये देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग यानी कि मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके क्या बनाते हैं, मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। आप ये देख रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक महत्वपूर्ण है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहां हमने मानव निर्मित संसाधनों की बात की, अगली बात है मानव संसाधन की। मानव यानी कि हम समस्त जीव, जो इंसान हैं, जिन्हें आप लोग कहते हैं, जनसंख्या कह सकते हैं, और ये इसके अंतर्गत सूचीबद्ध मैंने किया हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए। मानव या लोग या पीपल या फिर पॉपुलेशन, ये सब चीजें किसके अंतर्गत हैं, मानव संसाधन के अंतर्गत इनको जाना जाता है। ज्ञान है, कौशल है, चिकित्सा है, या फिर आप बता सकते हैं शिक्षा। ये ऐसी चीज है जिसके माध्यम से
मनुष्य में विवेकशीलता आती है और वह हर चीज को, हर कार्य को एक नए ढंग से विचार कर सकता है, तर्क कर सकता है। जब समस्या उसके पास आती है तो मानव ही उन समस्याओं का निराकरण करता है। क्या आधार होते हैं? जिस व्यक्ति की जितनी कुशलता होती है वह उसके आधार पर उतना ही बेहतर निर्णय ले सकता है। आप ये देखिए, ये सारी के सारी मानव संसाधन आपको बताए गए हैं। अब सबसे पहले इसका देखेंगे मानव संसाधन की परिभाषा क्या है, उसको आप नोट कर लीजिए। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या से है, यानी कि जो पॉपुलेशन है उसकी कितना नंबर है। मैं आपको बता दूं, ये मानव संसाधन जो है ये एक देश के विकास में महती भूमिका होती है, इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। कई ऐसे देश हैं जो जनसंख्या शून्य है या जनसंख्या उनकी विरल है। आप अंटार्कटिका पे चले जाइए, ग्रीनलैंड पे चले जाइए, आइसलैंड पे चले जाइए, मरुस्थलों में चले जाइए, गर्म मरुस्थल, ठंडे मरुस्थल, वहाँ विरल जनसंख्या देखने को मिलती है। जहाँ एक मैं आपको बताऊं, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वहाँ खाली थार मरुस्थल विश्व में एक ऐसा मरुस्थल है जहां पर सघन जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी बाकी और मरुस्थलों की तुलना में विश्व में। तो आप ये जाने कि वहां पर जनसंख्या मरुस्थलों में विरल रहती है, कम रहती है, जलवायु के कुछ ऐसे कारक प्रभावित करते हैं। तो आप ये जानेंगे कि वहां के जो उपलब्ध संसाधन है उनका दोहन भी मनुष्य ने कम ही किया है। बशर्ते मैदानी इलाकों को अगर देखें तो वहां पर बहुत ज्यादा विकास देखने को मिलता है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी इलाका है, वहां परिवहन का जाल आपने पढ़ा, संचार का जाल पढ़ा। बहुत तुलना करें अन्य प्रदेशों से तो वहां यह ज्यादा विकसित है। तो हम बात कर रहे थे कि तात्पर्य क्या है, लोगों की संख्या और योग्यता से है। योग्यता के अंतर्गत उनकी मानसिक योग्यता और शारीरिक योग्यता है। मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मानव जो है वह संसाधनों का जनक है। ह्यूमन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रिसोर्स को बनाने में। रिसोर्स मैंने आपसे बात की थी, लोहा खनिज है, यह पहचाना किसने? खनिज शास्त्र जानने वाले ने, जियोलॉजिस्ट ने जाना कि ये खनिज होता है। तेल जो है उसकी पहचान तेल से संबंधित उसके वैज्ञानिक ने की। तो ये सब किसके आधार पे आया? मानव के स्व विवेक, उसकी मानसिकता, उसके शारीरिक बल और कौशल के द्वारा ये सारी चीजें उसने प्राप्त की। आगे देखते हैं मानव संसाधन विकास। अब जहां हमने पढ़ा मानव संसाधन को, मानव संसाधन के साथ एक बहुत अहम चीज जुड़ी हुई है, मानव संसाधन विकास। इसका संबंध सीधा का सीधा इंसान के ज्ञान और कौशल और उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने से है। अलग अलग देशों में इसका मापदंड अलग अलग होता है, जिसको HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, जिसके बारे में विस्तार से अगली कक्षाओं में आप पढ़ेंगे। और यूएनओ के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये शुरुआत की गई थी कि हर देश का एक मानव विकास सूचकांक निकाला जाए। तो उसमें क्या क्या चीजें ली गई? चिकित्सा ली गई, शिक्षा ली गई और जीवन प्रत्याशा दर ली गई। तो ये सारे, और पर कैपिटा इनकम, ये भी एक महत्वपूर्ण है। तो पर कैपिटा इनकम हो गई, शिक्षा हो गई और जीवन प्रत्याशा दर हो गई। तो जीवन प्रत्याशा दर कि व्यक्ति कितना जिएगा, ये कब निर्भर है? जो देश जितना चिकित्सा में अच्छा है, जितना विकसित राष्ट्र है, वहां की जीवन प्रत्याशा दर उतनी ही बेहतर है। हमने बड़ी बड़ी महामारियों से उनका इलाज ढूंढ लिया है। तो कहने का मतलब है इंसान की उम्र पहले की तुलना में, जो औसत उम्र उसकी 68 साल हुआ करती थी, आज वह बढ़कर और ज्यादा हो गई है। इसी तरीके से शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के आधार पर भी अगर आप देखें तो अफ्रीका को अगर आप देखें तो अफ्रीका में बहुत सारे खनिज मौजूद हैं, परंतु उनका दोहन शुरुआत किसने की? यूरोपीय देश के लोगों ने की। वहां धीरे धीरे आपने जब औपनिवेशिक काल पढ़ा है तो वहां से लोग आए, क्योंकि यूरोप छोटा देश है अफ्रीका की तुलना में। तो यूरोप में संसाधन भी कम है, जलवायु अलग है अफ्रीका की तुलना में। तो कहने का मतलब अफ्रीका संसाधनों से भरा पड़ा था। सोना निकल रहा है, हीरे निकल रहे हैं,
लोहा निकल रहा है, मैग्नीज निकल रहा है, बहुत सारे जल विद्युत बना सकते हैं, इतनी सारी वहाँ पर 12 महीने बहने वाली नदियाँ हैं। तो कहने का मतलब लोगों ने जब ये जाना तो यूरोप के लोग वहाँ पर गए और उन्होंने अपने कौशल से, बुद्धि विवेक से, ज्ञान से वहाँ के संसाधनों को पहचाना। और कब पहचाना? जब मानव का क्या हुआ? विकास हुआ। और मानव का विकास संभव है शिक्षा से, चिकित्सा से और उसकी इनकम से, क्योंकि इनकम आती है तो वो दोनों चीजें ही साथ साथ और बढ़। मुद्दा रखा गया है कि जैसा ये अखबार में पढ़ रहे हैं कि सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूं? मानव विकास के आधार पर कई चीजों को मेल जोल करके बनाया जा सकता है। कैसे? जैसे किसान खेती करता है, पर किसान के अगर यहाँ पर सूखे की समस्या हो गई तो सूखे की समस्या यानी कि वर्षा से संबंध है। अब इसका कहीं ना कहीं या कोई ऐसी बीमारी लगी फसलों को कि उसकी फसलें नष्ट हो गई, तो ये एक वैज्ञानिक यानी कि जो कृषि वैज्ञानिक है वो इस पे अनुसंधान करेगा। वह खोज निकालेगा कि क्या कारण था कि इस साल सूखा पड़ा या इस साल इस तरीके से कीट पतंगे ज्यादा आए या टिड्डियों का दल ज्यादा आया। तो वह उसके बारे में खोजबीन करके उसका समाधान अगले कुछ समय में प्रस्तुत कर देगा या उसका उपाय ढूंढ लेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से बहुत सारी बीमारियां या महामारियां विश्व में पनप रही हैं। तो जब लोग उससे ग्रसित हुए तो इसी तरीके से वैज्ञानिकों ने उस पर अनुसंधान किया और उसका टीकाकरण किया। तो इसका इतिहास गवाह है कि मानव ने अपने कौशल ज्ञान के आधार पर, मानव स्वयं में क्या कर रहा है, एक संसाधन है और उसी से संबंधित क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बच्चों मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका नाम एजुकेशन डिपार्टमेंट रख दिया गया है। अभी नवीन जो शिक्षा नीति आई है उसके तहत शिक्षा कमीशन बना दिया गया है। तो कहने का मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मतलब मानव को बहुत अहमियत दर्जा दिया गया है और वह किसके कारण संभव हो पा रहा है? सिर्फ शिक्षा के कारण हो पा रहा है। आप ये देख रहे हैं, हाँ क्यों नहीं, यह सब ज्ञान, शिक्षा, कौशल के कारण संभव हुआ है कि हम इसका समाधान निकाल पाए। तो सारी समस्याओं का इलाज किसके पास है? मानव के पास है, बशर्ते वह ज्ञानी हो, कौशल से हो, तर्कपूर्ण समाधान दे सके। कुछ बिंदु है यहाँ पर, आप परिभाषा लिख लीजिए इसकी। मानव संसाधन क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनने में मदद करते हैं। आप अमेरिका में देखें, यूरोप के कई देशों में देखें, वहाँ की जनसंख्या को वहाँ का संसाधन माना जाता है, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में, क्योंकि वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में जनसंख्या संसाधनों की तुलना में बहुत कम है। संसाधन उपलब्ध है पर संसाधनों का दोहन कौन करेगा? मानव ही तो करेगा। उन दोहन करने के लिए तभी तो अन्य देशों से लोग वहां पर जाते हैं रोजगार की तलाश में, चिकित्सा में काम करने के लिए। बहुत सारे अन्य जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जो आपने पढ़ा है, वैश्वीकरण हो रहा है, वो इसी का तो रूप है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ये क्या है कि एक पटल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद हो गया है विश्व भर में कि जहां सभी एक साथ बैठकर विचार कर सकते हैं और कई समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, बशर्ते किसके आधार पे? मानव संसाधन का विकास करके। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन कहलाता है, कि उनके कौशल से उसमें मानव में क्या कर दिया जाए? विकास कर दिया जाए। आप ये देख रहे हैं एक अलग से इंसान किस तरीके से बहुत सारे चीज़ों का निर्माण कर रहा है, आविष्कार कर रहा है, खोज करता है। जैसे यहाँ लिखा है E=mc² है, जो आइंस्टीन ने ये सूत्र दिया था और पूरा विश्व इसको जानने के लिए उत्सुक था। तो ऐसे बहुत सारे आज आविष्कार हैं, खोजे हैं, ये सब मानव के सूझबूझ से ही संभव हो सकी हैं। तो इसी तरीके से निरंतर वीडियो देखते रहिए। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।